तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए जुड़ जाइए फटाफट आप हमसे संगीत शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आपके एस्टेट की बात कर ले, पेपर 1 या 2, बीपीएससी की बात कर ले, या फिर ईएमआरएस या फिर आपके डीएसएसएसबी की बात कर लें, तो संगीत के मान लीजिए कि जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें जो है संगीत के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह आपको यहाँ पे शामिल मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 120 प्रश्न। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सेशन के पहले ही जीना नॉलेज के नाम से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको वहाँ पे पीडीएफ जो है अवेलेबल करवा दिया जाता है और वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत सारा पीडीएफ पड़ा हुआ भी है। ठीक है, जीना नॉलेज के नाम से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पे। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न को देखना। देखिए, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा लेकिन जो एक्स्ट्रा जो बातें होती है दोस्तों, वो आपके सेशन के अंदर ही होती है। तो इसलिए सेशन जो है आप पूरा देखिए, सेशन को पूरा देखना ही बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है काफ़ी नज़दीक में है। सारे एग्ज़ाम, स्टेट का पेपर चालू होने वाला है, फिर आपके बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारा जो एग्ज़ाम अभी जो है कंटिन्यू होने वाला है। फिर आपकी अगर बात कर ले ईएमआरएस, तो वो भी आने वाले हैं। तो इस तरह से जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सारे एग्ज़ाम्स के लिए। वैसे अगर बात करूँ, अभी स्टेट पेपर 1, 2 देने जा रहे हैं, तो आपको तो बिल्कुल देखना ही चाहिए पूरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि हारमोनी से क्या अभिप्राय है। तो हारमोनी का अभिप्राय हम बता दें कि हारमोनी से क्या अभिप्राय है। इसका मैंने एक ट्रिक बताया था कि ह तो स। ठीक है, हारमोनी तो संवाद स्वरों का वादन, और मेलोडी, यहाँ पे एक मिनट, मेलोडी यानी कि मेलोडी का म, तो मे के बाद क यानी कि क्रमिक स्वरों का वादन मेलोडी, और आपके हारमोनी जो होता है वो संवाद स्वरों का वादन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का सही जो जवाब होने वाला है क्या है, संवाद स्वरों का वादन जो है आपका हारमोनी से अभिप्राय है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। और ये आपका मेलोडी जो होगा वो क्रमिक स्वरों से। आगे देख लेते हैं, स्त्रियों की गायन सीमा को क्या कहते हैं। स्त्रियों की गायन सीमा की अगर हम बात कर ले तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अल्टो। ठीक है, यहाँ पे ऑटो है, अल्टो लिया हुआ है ना जी, अल्टो, अल्टो कहा जाता है। ठीक है, स्त्रियों की गायन सीमा को अल्टो कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न हमारा है कि मैहर वृंदवादन। ठीक है, वृंदावन लिखा गया है यहाँ पे, वृंदवादन आप लोग लिखिएगा इसको। तो मैहर वृंद की जो है, वृंदवादन की कितनी रचनाएं थी। तो बात कर रहे हैं मैहर वृंदावन, पहले रचना किसने की, तो बात कर ले ये चीज़। तो मैहर घराने के जो थे आपके कौन, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अलाउद्दीन खां, इन्होंने ही रचना की थी मैहर वृंदवादन की। कितनी कितनी रचनाएं की थी, तो जवाब हम लोग देते हैं 240 रचनाएं की थी। ठीक है, कितनी, 240 रचनाएं अलाउद्दीन खां के द्वारा किया गया था। किस लिए, तो मैहर वृंदवादन के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इनमें से किन का उपनाम चतुर पंडित है। देखिए, नाम और उपनाम का जो है दोस्तों एक सेशन में बहुत अच्छे से करवा दिया हूँ, बहुत बढ़िया से याद भी करवा दिया हूँ ट्रिकली मेथड से। तो अगर नाम और उपनाम आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वीडियोज़ में चैनल के अंदर जाकर, तो वहाँ पे वीडियोज़ में बहुत सारे आएंगे, आप लोग थंबनेल देख के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे है चतुर पंडित किनका उपनाम है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, भातखंडे। भातखंडे जी को चतुर पंडित के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था। देखिए, ओमकार नाथ ठाकुर की अगर हम बात करें तो इनका जन्म माना जाता है कि 1897 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1897 ईस्वी में ओमकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। देखिए 1860 जो है यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये आपके भातखंडे जी का जन्म हुआ था। भातखंडे जी का जन्म 1860 ईस्वी में हुआ था। 1886 में फैयाज खां का माना जाता है, कब, फैयाज खां का जन्म माना जाता है। और 1872 की बात कर ले तो ये पलूस्कर जी का जन्म माना जाता है, पलूस्कर। ठीक है, तो समझ गया, 1897 जो है इसका जवाब हो जाएगा, ओमकार नाथ ठाकुर 1897, 1872 पलूस्कर जी, 1886 फैयाज खां, और 1860 भातखंडे जी। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, संगीत रत्नाकर में खाली स्थान का उल्लेख मिलता है। देखिए, संगीत रत्नाकर की बात हो रही है तो लेखक जो है सारंगदेव है, और शताब्दी की बात करें तो 13वीं शताब्दी की ग्रंथ है। ठीक है, संगीत रत्नाकर, इसमें क्या पूछ रहा है कि किसका उल्लेख है, तो संगीत रत्नाकर में 10 विधि राग वर्गीकरण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, किसमें, संगीत रत्नाकर में किसका, तो 10 विधि राग वर्गीकरण का। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इनमें कौन लोचन द्वारा लिखी गई पुस्तक है।
तो लोचन की अगर बात हो रही है तो इनके पुस्तक का जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राग तरंगनी। राग तरंगनी जो है लोचन के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। लोचन का पूरा नाम क्या है, लोचन झा। ठीक है, आगे देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न है कि 13वीं शताब्दी का ग्रंथ किसे माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो 13वीं शताब्दी का जो ग्रंथ माना जाता है वो किसको, संगीत रत्नाकर को माना जाता है। ठीक है, संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ है वो 13वीं शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। आगे देखिए, भातखंडे ने समूह गायन तथा वादन को क्या कहा। यानी कि समूह जो होता है, आप लोग एक साथ जो, यानी कि उसमें क्या होता है, गायक होते हैं, सह गायक होते हैं, यानी समूह में जो बैठ के जो करते हैं ना, तो उसको क्या नाम दिया गया। तो ये पूछा जा रहा है भातखंडे जी के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा उसको वृंद कहा गया। ठीक है, वृंद। आप लोग वृंद गान के बारे में भी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि कितने मुख्य गायक होते हैं और वृंद गान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वृंद गान वैसे बता दूं आपको कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जाके वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, तो उसका भी आप लोग के लिए सेशन रेडी है। चलिए आगे देख लेते हैं, राग दरबारी कान्हड़ा किस थाट के अंतर्गत आता है। तो राग दरबारी कान्हड़ा की अगर हम बात करें तो इसका थाट जो हो जाएगा आसावरी हो जाएगा। ठीक है, और आसावरी थाट में क्या होता है, ग ध नी क्या होते हैं, कोमल प्रयोग होते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं, राग हमीर किस थाट का राग है। राग हमीर किस थाट का राग है। तो राग हमीर के बारे में बताना है, तो हमीर आपका क्या है, कल्याण थाट का राग है। और कल्याण में क्या होता है, कल्याण में म तीव्र लगता है। ठीक है, याद रखना है, म तीव्र होता है कल्याण थाट में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, ध्रुपद के साथ प्रायः, प्राग हो गया यहाँ पे, ध्रुपद के साथ किस ताल, ताल की संगति होती है। तो ध्रुपद के साथ जो ताल की संगति होगी वो हो जाएगा आपका चार ताल। चार ताल में कितने मात्रा, चार ताल में कितना मात्रा, 12 मात्रा। ठीक है, एक ताल में कितना मात्रा, 12 मात्रा, 3 ताल में 16 मात्रा। तो इस तरह से मात्राओं को भी याद कर लीजिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न है कि किस ताल की पहली मात्रा पर खाली होती है। तो देखिए, पहली मात्रा पे जो खाली वाला जो ताल है वो आपका कौन सा ताल है, वो आपका ताल हो जाता है कौन सा, रूपक ताल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। रूपक ताल कितने मात्रा का ताल है, 7 मात्रा का ताल है, और इसकी पहली मात्रा पर ही खाली हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। आगे देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है कि लय के चाल क्रम को क्या कहते हैं। तो लय के जो चाल क्रम होते हैं उसको क्या कहते हैं, लय के चाल क्रम को क्रिया कहते हैं, प्रस्तार कहते हैं, यति कहते हैं, क्या कहते हैं। तो लय के चाल क्रम को क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। ठीक है, आपका यति हो गया। आगे देखिए, मिश्र जाति में कितने मात्रा होते हैं। तो मिश्र जाति में अगर हम मात्राओं की बात कर ले तो मिश्र में कितना हो जाएगा, मिश्र में मात्रा आपका हो जाएगा 7। ठीक है, संकीर्ण में 9 मात्रा, खंड में 5 मात्रा, त्रिस्थ में 3 मात्रा, चतस्थ में 4 मात्रा। इस तरह से होते हैं मात्रा। आगे देख लीजिए, ताल में क्रिया कितने प्रकार से होते हैं। देखिए, ताल में अगर क्रिया की बात कर ले तो क्रिया 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक हो जाता है आपका स शब्द, स शब्द, और दूसरा हो जाता है आपका नी शब्द। ठीक है, नी शब्द। आगे देखिए, राग तोड़ी का संप्रकृतिक राग बताएं। देखिए, राग तोड़ी की अगर हम बात कर ले तो मिलता जुलता राग इसका है संप्रकृति विलास खानी तोड़ी। ठीक है, विलास खानी तोड़ी, और भी राग हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, वेंकटमुखी, वेंकटमुखी नाम कितने मेल माने। यानी वेंकटमुखी नाम नहीं, वेंकटमुखी ने होगा यहाँ पे, वेंकटमुखी ने कितने मेल माने। तो मेलों की संख्या अगर पूछा जाए वेंकटमुखी के अनुसार तो वेंकटमुखी ने कितने, 72 मेल माने हैं। ठीक है, 72 मेल माने हैं, और 75 मेल किसने माने हैं, तो ये आपके लोचन ने माने हैं। ठीक है, लोचन ने 75 मेल माने हैं। 15 किसने माने हैं, 15 आपके माधवाचार्य ने माने हैं, माधवाचार्य, इन्होंने 15 मेल माना है। लोचन ने 75 माना है, वेंकटमुखी ने 72 माना है। आगे बढ़ जाइए कि भारत में कितनी संगीत पद्धतियां प्रचलित है। तो कितनी संगीत पद्धतियां हैं भाई, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 संगीत पद्धतियां। कौन कौन से, उत्तरी संगीत पद्धति और दक्षिणी संगीत पद्धति, हिंदुस्तानी और कर्नाटकी। ठीक है, प्राचीन की अगर हम बात कर ले तो प्राचीन काल में एक ही पद्धति हुआ करती थी। आगे देखते हैं, भाव संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए, भाव संगीत की बात हो रही है तो वर्ग पूछा जा रहा है, तो कितने वर्गों में, तो भाव संगीत को जो वर्ग में विभाजित किया गया है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है भाव संगीत को। आगे देख लेते हैं, पूर्णतया संगीतमय वेद कौन है।
देखिए जिसमें कि टोटल का टोटल जो है संगीत का है, तो ये आपके हैं सामवेद। ठीक है, सामवेद के कितने भाग हो जाते हैं? सामवेद के 2 भाग हो जाते हैं, एक अर्चिक संहिता, अर्चिक संहिता और अर्चिक, आपको लिख लिख दूं यहाँ अच्छा से, अर्चिक संहिता, और दूसरा हो जाता है गान संहिता। तो ये अर्चिक और गान क्या है? सामवेद के 2 पार्ट हैं। आगे प्रश्न है कि नाद के 5 भेद किसने बताए हैं? तो नाद के 5 भेद जो हैं वो किनके द्वारा बताया गया है? तो भैया ये जो ग्रंथ है ना, बृहदेशी में बताया गया है, बृहदेशी। तो फटाफट अब तो जवाब मिल गया होगा कि बृहदेशी जो है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रंथ बृहदेशी है, तो जो इसके राइटर होंगे वही जवाब होगा। तो चलिए मुझे 22 नंबर का प्रश्न का जो है आप लोग जवाब दीजिए कि नाद के 5 भेद किसने माने हैं। ठीक है, चलिए वैसे बता दूं कि मतंग मुनि ही है। ठीक है, मतंग ने माने हैं। क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संगीत में किस नाद का प्रयोग नहीं किया जाता है? देखिए नहीं किया जाता है। प्रश्न को दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्नों को आप लोग पूरा पहले पढ़ लीजिएगा, नहीं लगा हुआ है या नहीं, तो यह चीज़ जो है देखना बहुत जरूरी होता है। कभी क्या होता है कि आप लोग इतना पढ़े संगीत में किस नाद का प्रयोग, बस इतना ही पढ़ के प्रयोग, उसके बाद फिर लगा दिए आप कहाँ पे? आहत नाद पे टिक। तो भैया ये आपका गलत हो जाएगा। प्रयोग तक पढ़ के ही आपको नहीं लगाना है, पूरा प्रश्न पढ़ के उसके बाद फिर ध्यान देना है। तो आगे है प्रयोग नहीं होता है, तो नहीं किसका होता है? अनाहत का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, प्रश्न होगा अनाहत, और आहत का प्रयोग जो है होता है। ठीक है, रजनी जो है ये 6ठी श्रुति का नाम है, मंद्रा जो है वो 3री श्रुति का नाम है, यहाँ पे नीचे। आगे देखते हैं 24 नंबर। सितार पर 2 स्वरों को क्रमिक शीघ्रता से बजाना क्या कहलाता है? देखिए 2 क्रमिक यानी कि लगातार जो स्वर को बजाना, यानी 2 स्वरों को लगातार स्वर को बजाना शीघ्रता से, वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है जमजमा। ठीक है, शीघ्रता से बजाते हैं यानी कि जमा कर जमजमा, याद इस तरह से रख लीजिएगा आप लोग। जमजमा यानी कि जब बजाते हैं ना तो छोड़ना नहीं है, शीघ्रता से पकड़ते हैं, यानी कि जम के उसको तुरंत ही उस स्वर को अगला पकड़ लेते हैं, वो जमजमा। एक थॉट था दोस्तों। आगे देखते हैं 25 नंबर। सितार पर रजाखानी गत समाप्त करने के बाद क्या बजाया जाता है? देखिए रजाखानी गत जो है वो द्रुत लय में बजाया जाता है। कैसा? द्रुत गति में बजाया जाता है, ये द्रुत लय में बजता है। विलंबित में कौन सा है? वो आपका मस्जिद खानी है। लेकिन यहाँ पे द्रुत में जो बजता है रजाखानी गत, तो इसको समाप्त करने के बाद क्या बजाया जाता है? तो उसके बाद क्या बजता है? इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा झाला। ये भी क्या होता है? झाला भी द्रुत गति में बजाया जाता है, द्रुत गति में। तो रजाखानी जैसा ही समाप्त होता है, झाला बजाने लगते हैं, झाला बजाया जाता है। आगे देख लेते हैं 26 नंबर। कलिंगड़ा किस थाट का राग है? देखिए कलिंगड़ा आपको अगर बता दूं तो भैरव, रामकली, कलिंगड़ा, ये सब जो किसके हैं? भैरव थाट के हैं। किसके हैं? आपके भैरव थाट के हैं। तो सही जवाब भैरव। ठीक है, आगे देखिए। मोहन वीणा किसका विकास किससे माना जाता है? या फिर प्रश्न बनेंगे कि मोहन वीणा का विकास किससे हुआ है, किससे माना जाता है? या फिर प्रश्न है आपका मोहन वीणा का विकास किससे माना जाता है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? मोहन वीणा जो है आपके गिटार से बने हुए हैं, गिटार का विकसित रूप ही मोहन वीणा है। आगे प्रश्न है 28 नंबर की सर्वप्रथम वाद्यों का वर्गीकरण किस वेद में मिलता है? तो वाद्यों की अगर वर्गीकरण की हम बात कर ले, तो यह जो आपके वेद जो हो जाएंगे, आपको ऐसा ना समझिएगा कि सामवेद होगा। सामवेद में आपको नहीं लगाना है क्योंकि ये संगीत का तो जनक है। लेकिन यहाँ पे आप अगर वाद्यों की बात कर रहा है, वर्गीकरण किस वेद में मिलता है, तो ये आपके ऋग्वेद में मिलेंगे। ठीक है, वाद्यों में, क्योंकि ऋग्वेद में है इसलिए क्योंकि वहाँ जो मंत्र वगैरह जो लिखे गए थे, तो वहाँ पे शंकर जी जो थे, शिव जी, उनका जो डमरू वगैरह जो था, तो उसमें त्रिशूल जो थे, तो वो सब क्या थे, वो सब जो है उसमें आपको वर्णन किया गया है। और बता दूं तो नारद के हाथ में जो रहता है ना, जो बजाते हैं, तो वो सब चीज़ों जो है सबसे पहले वाद्यों का जो वर्गीकरण है उसी में मिलता है। कितने प्रकार के मिलता है ऋग्वेद में आपको बताऊं तो देखिए, इसमें सुशीर वाद्यों को इसी में, सुशीर जो वाद्य थे, सुशीर वाद्यों को इसी में ऋग्वेद में ही नाष्ठी कहा गया है। क्या कहा गया है? ये भी प्रश्न बनता है। ठीक है, यह भी प्रश्न बनता है कि इसमें अगर प्रश्न बने कि सुशीर वाद्यों को वेदों में क्या कहा गया है, तो नाष्ठी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भरत काल में मृदंग को किस नाम से पुकारा जाता था? मृदंग, देखिए भरत काल की बात हो रही है, तो मृदंग को क्या त्रिपुष्कर कहा जाता था, मृदंग को त्रिपुष्कर कहा जाता था। ठीक है, आगे चल देते हैं। आगे है मध्यम की आंदोलन संख्या कितनी है? तो मध्यम की आंदोलन संख्या आपको बताए थे हम सा से, जैसा कि आप लोग को बार बार हम बताते हैं, 240 इसका होता है ना शाखा। इसमें आप लोग +30 कर लीजिए, +30 कर लीजिए, +20 कर लीजिए, +40 कर लीजिए।
+40 कर लीजिए और लास्ट में आपको +50 कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सा का तो हो गया, ये रे का हो जाएगा, ग का हो जाएगा, म, प, ध और ये आपका नी का हो जाएगा। तो इस तरह से जवाब क्या आ जाएगा हमारा मध्यम का 320, ठीक है। मध्यम का आंदोलन संख्या 320। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या पूछा जा रहा है कि थाट में कितने स्वर होते हैं। देखिए थाट में अगर स्वरों की बात करें तो थाट में कितने स्वर, 7 स्वर होते हैं। थाट में 7 स्वर होते हैं। आगे देखें, अगला प्रश्न है प्राचीन काल के जाति गायन से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो प्राचीन काल के जाति गायन से जो है राग की उत्पत्ति हुई है भैया, राग की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों आप लोग नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी आपके लिए जो सेशन होगा, इम्पॉर्टेंट सेशन जितना सारा चल रहा है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है, चलिए और फटाफट दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनके पास यह सेशन नहीं पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों से बस इतनी सी ही उम्मीद रहती है। और क्या उम्मीद आप लोग से करें, बस यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेशन को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बस। और है कि आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो एक कमेंट कीजिएगा प्यारा सा कि आई एम सेलेक्टेड। तो इस तरह से बस यही सब उम्मीद है कि आप सिलेक्शन लो जल्दी, और हमें भी बस थोड़ा सा ये मोटिवेशन बढ़ाने में अपनी जो है योगदान दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए जो करवा रहे हैं उसमें। चलिए आगे है 33 नंबर प्रश्न है कि सारंग देव ने राग के कितने लक्षण माने हैं। देखिए भाई इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, राग के जो है 10 लक्षण कहीं कहीं पे आपको मिलेगा, लेकिन किन के द्वारा, आपको किन के द्वारा 10 लक्षण मिलता है, ये भरत के द्वारा मिलता है, लेकिन पूछा जा रहा है आपका सारंग देव के द्वारा। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपका सही जवाब 13 हो जाएगा, ठीक है। सारंग देव ने 13 बताए हैं और भरत ने 10 बताए हैं। ये भरत का है, भरत का है राग, ये आपके राग के 10 लक्षण भरत ने बताए हैं और सारंग देव ने 13 लक्षण बताए हैं, 3 बढ़ा दिए हैं, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न 24, राग में कितने प्रकार के स्वर प्रयोग किए जाते हैं। तो राग की अगर हम बात करें तो इसमें 4 प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं। कौन से, कितने प्रकार, 4 प्रकार के स्वर प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो ये 4 प्रकार कौन कौन सा होता है, वादी, संवादी, अनुवादी और एक आपका होता है कौन सा, विवादी। तो ये 4 प्रकार के स्वर होते हैं। विवादी का प्रयोग आप लोग कहिएगा कि नहीं करते हैं, कभी कभी कर लेते हैं जो कुशल गायक होते हैं, राग की रंजकता उसको बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न जो है, यहाँ क्या कह रहा है कि प्रातः काल गाए जाने वाला राग क्या कहलाता है। तो प्रातः काल जो गाया जाता है, प्रातः काल जो गेय राग होता है वो संधि प्रकाश राग कहलाता है। आगे देखिए जैसे कि भैरव भैरवी के बारे में तो सब लोग जानते होंगे कि प्रातः काल गायन समय है। अगला है 10 विधि राग वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया। तो 10 विधि राग वर्गीकरण के अगर सिद्धांत की हम बात कर ले तो इसको किसने दिया, इसको दिया है भातखंडे जी ने, ठीक है। 36 नंबर भातखंडे जी, ये सॉरी सारंग देव, मैं भी कहाँ सारंग देव जी ने 10 विधि राग वर्गीकरण का सिद्धांत सारंग देव जी ने दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है 37 नंबर प्रश्न है, ग्राम राग में कितने राग माने गए हैं। तो ग्राम राग की अगर बात हो रही है तो ग्राम राग में रागों की संख्या 30 मानी गई है, याद रखिएगा, ग्राम राग में रागों की संख्या 30। अगला प्रश्न है कि गंधर्व और गायन प्राचीन काल में क्या थे। तो गंधर्व और गायन क्या थे, संगीत की 2 पद्धतियां थी। क्या थी, गंधर्व संगीत की 2 पद्धतियां थी प्राचीन की, कौन कौन सी, एक गंधर्व और एक गायन। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए वहां जैसे कि आप लोगों को कहा कि प्राचीन काल में कोई संगीत की पद्धतियां नहीं थी, लेकिन इसका उल्लेख जो है दोस्तों आपको मैं बता दूं, गंधर्व और गायन का, ये जो है कुछ विद्वान मान लेते हैं पद्धतियां, लेकिन पद्धतियां कोई पहले नहीं थी, आज के आधुनिक युग में ही कर्नाटकी और हिंदुस्तानी है, ठीक है। चलिए आगे है कि गंधर्व संगीत को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो गंधर्व संगीत की बात हो रही है तो इसके अन्य जो नाम है वो उसको किस संगीत से जानते हैं। तो उसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मार्गी संगीत। सही जवाब मार्गी संगीत, ठीक है। मार्गी संगीत को ही गंधर्व संगीत के नाम से जानते हैं, या फिर गंधर्व संगीत को ही मार्गी संगीत के नाम से जानते हैं। आगे देखिए निबद्ध गान में कौन आता है। देखिए निबद्ध और अनिबद्ध क्या होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो निबद्ध वो होता है जो आपके ताल में बंधा हुआ हो, और अनिबद्ध वो हो जो ताल में बंधा हुआ ना हो। तो ये आपका अलिप्ति गान, रूपकालाप,
रागालाप, ये सब किसके गान किसके तहत आते हैं? अनिबद्ध गान के तहत आते हैं। ये सब आलाप के प्रकार हैं, ठीक है। लेकिन प्रबंध हमारा क्या है? प्रबंध जो है सही जवाब हो जाएगा, निबद्ध गान के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि प्रबंध में होगा, प्रबंध हो गया, रूपक हो गया, वस्तु हो गया, ध्रुपद हो गया, धमार हो गया, ये सब क्या है? ताल में बंधे हुए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 41 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न आपको करवाएंगे टोटल आज 120 प्रश्न करवाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोग सेशन को कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से आप लोगों को देखना है। आप जहाँ पे छोड़िए वहीं से फिर दूसरी बार स्टार्ट कीजिए। तो प्रश्न जो है आप बिल्कुल सारा कर लीजिए। आपके एग्जाम्स में जो है बहुत सारे प्रश्न टैली करेंगे, ये आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा प्रश्न जो है दोस्तों, और कहीं कहीं से भी पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और ये जो है आपके यहाँ से जो बहुत अच्छे खासे जो आधा से ज़्यादा प्रश्न जो है इसमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसा पिछले बार का जो मैंने सेट देखा है स्टेट का, पेपर 1 पेपर 2 का, तो उस सब में जो भी जैसा था तो वो बस यही सब ही पूछा गया है, ठीक है। लेकिन इस बार भी यही संभावना जताई जा रही है कि यही सभी पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग को रिवीजन अच्छे से करना है, इसलिए मैंने सारा प्रश्न वही सब शामिल किया है, ठीक है। आगे देखिए, भरत के अनुसार कुतुब कितने प्रकार के होते थे? तो भरत के अनुसार अगर कुतुब की बात करें तो कुतुब जो थे वो कितने प्रकार? 3 प्रकार होते थे। कौन कौन सा आप लोग पूछिएगा तो वो बता दूं आपको। तत्व कुतुब, अवनद कुतुब और नाट्य कुतुब। चलिए लिख लीजिएगा, तत्व कुतुब, अवनद कुतुब, अवनद और नाट्य कुतुब। और क्या हो जाता है लास्ट वाला? नाट्य कुतुब। तो यही 3 प्रकार के कुतुब बताए हैं किसने? भरत ने। आगे देखिए, राग की रंजकता बढ़ाने के लिए किस अवयव का प्रयोग करते हैं? देखिए अवयव पूछा जा रहा है, ठीक है। आप ऐसा ना कि रंजकता बढ़ाने के लिए आप लोग विवादी का प्रयोग करवा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि विवादी तो नहीं है। तो राग की रंजकता जो है बढ़ाने के लिए जो है क्या करते हैं? अस्थाई अवयव का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए 43 नंबर प्रश्न है, किसी स्वर को अनेक प्रकार से द्रुत लय में बजाना, यानी कि जो विभिन्न विभिन्न प्रकार होते हैं उसको जो क्या करते हैं? द्रुत लय में जो बजाना, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका झाला। झाला कैसा होता है? झाला द्रुत गति में बजाया जाता है, और किसके बाद? तो आपको याद रखना है, रजाखानी गति के बाद बजाया जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर प्रश्न करवा चुका है। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, भरत ने काकू के कितने प्रकार बताए हैं? देखिए भरत के अनुसार, ठीक है, भरत के अनुसार काकू की बात हो रही है दोस्तों। एक चीज़ यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो भरत के अनुसार काकू जो हैं वो 2 प्रकार के ही बताए गए हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि 6 प्रकार के काकू होते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, वो संगीत रत्नाकर में बताया गया है 6 प्रकार के काकू, ठीक है। सारंगदेव ने बताया है 6 प्रकार के काकू। अब समझते हैं कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो 2 प्रकार के भरत ने जो काकू बताए हैं, आप लोग जान लीजिए कि वो कौन कौन से काकू हैं। तो वो आपका काकू कौन हो जाएगा? वो आपका काकू है, एक आपका है साकांक्ष और दूसरा है निराकांक्ष। साकांक्ष और दूसरा है नीराकांक्ष। नीराकांक्ष, ठीक है। ये आपका भरत के अनुसार है, और वहाँ आपके सारंगदेव के अनुसार 6 हो जाएगा। आगे देखिए 45 नंबर, इनमें से कौन दिल्लीबाज के नाम से जाना जाता है? देखिए दिल्लीबाज के नाम से अगर बात कर ले फटाफट, तो हम लोग वो सही जवाब मसीद खानीगत हो जाएगा। दिल्लीबाज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और मसीद खानीगत विलंबित लय में बजाया जाता है। आगे प्रश्न है, रजा खानीगत को किस बाज के नाम से जाना जाता है? देखिए रजा खानीगत की बात करें तो इसको लखनऊ या पूर्वी बाज के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली वाला कौन हो गया? दिल्लीबाज हो गया मसीद खानी, और पूर्वी बाज या लखनऊ बाज कौन हो गया? तो रजा खानी, ठीक है। क्लियर रखना है ये दोनों चीज़ें। आगे देखते हैं, स्वयंभू स्वर किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू स्वर किसे? तो ये सहायक नादों को स्वयंभू स्वर कहा जाता है, सहायक नाद को। आगे देखते हैं, इनमें से एक पर्ण का प्रकार कौन है? तो पर्ण का जो प्रकार है वो माना जाता है कि फुलझड़ी क्या है? फुलझड़ी पर्ण का एक प्रकार है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, राग की मुख्य कितनी जातियां होती है? तो राग की अगर मुख्य जातियों की अगर हम बात कर ले तो राग की मुख्य 3 जातियां होती है, मुख्य, ठीक है। कुल नहीं पूछा जा रहा है, मुख्य 3। ये कुल पूछा जाएगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है? मुख्य, तो मुख्य 3, औडव, साडव और संपूर्ण। आगे बढ़ते हैं, औडव जाति का राग कौन है? तो औडव जाति की राग की अगर हम बात कर ले तो राग मालकौन आपका औडव जाति का हो जाएगा, ठीक है। औडव जाति का राग कौन है इसमें? मालकौन से। आगे देखते हैं, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमाशा कहाँ होता है? तमाशा आपके महाराष्ट्र में ही होता है। तमाशा और लावणी, तमाशा और लावणी ये आपके महाराष्ट्र राज्य से ही संबंधित लोक नृत्य है। आगे देखते हैं, सबसे पहले वीणा के तार पर स्वर की स्थापना किसने की थी?
तो बीना के तार पे स्वर की स्थापना जो किया गया था वो सबसे पहले पंडित अहोबल जी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? अहोबल जी के द्वारा। और अहोबल जी की पुस्तक कौन है, कौन सी है? चलिए मैंने बताया, अब आपकी बारी है, कमेंट कीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवा गीतों का प्रचलन किस काल में था? तो ध्रुवा गीतों की अगर बात कर लें तो ये प्रचलन जो था आपके भरत काल में प्रचलन माना जाता है ध्रुवा गीतों का, ठीक है, भरत काल में। आगे देख लीजिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि अली बख्श विलायती किसके गुरु थे? अली बख्श विलायती किसके गुरु थे? तो ये गुरु थे किसके? बिस्मिल्लाह खां के। बिस्मिल्लाह खां के गुरु अली बख्श विलायती, ठीक है। कहीं पे और कुछ आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो आपको मिलेगा कहीं पे क्या, मोहम्मद अली शायद मिलता है। तो मोहम्मद अली, तो यही उनका जो नाम है, मोहम्मद अली बख्श विलायती। ये क्या थे? बिस्मिल्लाह खां के गुरु थे। और बिस्मिल्लाह खां जो है वो क्या है? सहनाई वादक हैं, सहनाई, ठीक है, मंगल ध्वनि निकलती है ना। आगे देखते हैं, उस्ताद अमान अली किसके गुरु थे? देखिए अमान अली की बात हो रही है। अमान अली को क्या कहा जाता है? इनका उपनाम क्या है? अमान अली अमर ही थे ना, उपनाम। नाम और उपनाम का जाके आप लोग सेशन को देख लीजिए, बहुत अच्छे से ट्रिकली मेथड से वहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है प्रश्न, उस्ताद अमान अली किसके गुरु थे? तो गुरु ये किसके थे? लता मंगेशकर के गुरु थे, ठीक है। और अमान अली जो थे आपके किस घराने से? भिंडी बाजार घराने से संबंधित थे, भिंडी बाजार। और लता मंगेशकर का घराना पूछे तो भी भिंडी बाजार ही बताना है। आगे देखिए, अर्जुन ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो अर्जुन ताल की अगर हम मात्रा की बात करें तो अर्जुन ताल में 20 मात्रा होती है। अर्जुन ताल में 20 मात्रा। 10 मात्रे का झपताल होता है, 16 में आपका होता है टप्पा ताल, और 12 में क्या होता है? 12 में एक ताल या 4 ताल। आगे बढ़ जाइए, राग भटियार किस थाट से उत्पन्न राग है? तो भटियार जो आपका राग है वो आपके मारवा से उत्पन्न राग माना जाता है, मारवा थाट से उत्पन्न राग है। इसमें रे कोमल और म तीव्र प्रयोग होता है मारवा में। अगर प्रश्न बने कि मारवा में, मारवा थाट में, मारवा में जो है कौन सा जो स्वर जो है आपके लगते हैं, तो रे कोमल और म तीव्र याद रखना है। आगे प्रश्न है, रजा खानी गत किस ताल में बजाई जाती है? देखिए रजा खानी गत, तो रजा खानी गत की अगर बात हो तो रजा खानी गत जो है 3 ताल में बजाया जाता है, 3 ताल में, ठीक है। रजा खानी 3 ताल में द्रुत लय में बजाई जाती है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो को अन्य किस नाम से पुकारा जाता था? तो अमीर खुसरो को जो अन्य नाम था तो वो कौन सा नाम था? भारत का तोता। इसको क्या कहा जाता था? भारत का तोता कहा जाता था अमीर खुसरो को, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अलंघन किसका प्रकार है? अलंघन, ठीक है, अलंघन किसका प्रकार है? तो जवाब इसका क्या हो जाएगा अलंघन का? तो इसका जवाब हो जाएगा बहुत्व। क्या हो जाएगा? अलंघन। इसका एक थॉट समझा देते हैं आपको अभी। देखिए अलंघन यानी कि बिना लांघे हुए जाना है, यानी कि सबको लेकर जाना है। तो इसमें क्या, यानी कि बहुत सारा हमको देखते हुए जाना पड़ेगा। अगर लांघ के हम जाएंगे तो बहुत कम देखना पड़ेगा ना, ये सबको हम छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, लांघेंगे तो ये सब छोड़ेंगे तो क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, लेकिन हम लांघ नहीं रहे हैं, हमको ऐसे ही जाना है, तो क्या हो जाएगा, हमको बहुत को देखना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अलंघन बहुत्व। आगे देखिए, अलापिनी किसका नाम है? अलापिनी, अलापिनी जो है आपकी 17वीं जो है क्या है, 17वीं श्रुति का नाम है। अलापिनी किसका है? श्रुति। तो सही जवाब श्रुति। ये आपका अलापिनी कैवा नंबर की श्रुति है? तो ये 17 नंबर की श्रुति है। आगे देखिए, देवताओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कौन सा ग्राम माना जाता है? देखिए ग्राम की बात करें तो ग्राम 2 ही ग्राम वर्तमान में जैसे कि चर्च होता है, कौन कौन सा? एक षडज ग्राम और एक मध्यम ग्राम। लेकिन गांधार ग्राम का चर्च जो है नहीं होता है। और गांधार ग्राम किसके लिए होता है? देवताओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला कौन? तो गांधार ग्राम, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भरत मुनि के तीसरे श्रृणा में कितनी श्रुतियां सिद्ध हुई? तो तीसरे यानी कि पहले में प्रमाण श्रुति, दूसरे में क्या हुआ, 4 श्रुति सिद्ध हुआ, और तीसरे में 6 श्रुति सिद्ध हुए। तीसरे में 6 श्रुति, तो 6 इसका जो जवाब हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। त्रित्री ऋषभ धैवतो, यानी कि आपके रे और ध श्रुति जो है 3 श्रुति, यानी कि 6 श्रुति सिद्ध हुए। किसमें? तीसरे में। और चौथे में साम प, यानी कि चौथे में आपका 12 श्रुति सिद्ध हुआ था। तो इस तरह से सही जवाब 6। आगे देखिए, दक्षिण संगीत में कितने प्रकार के गमक बताए गए हैं? तो गमक हमारे यहाँ तो 15 बताए गए हैं उत्तरी संगीत में, लेकिन दक्षिण में 10 गमक बताए गए हैं, ठीक है। आगे देखिए,
प्रत्येक ग्राम से कितनी मूर्छनाओं की रचना होती है? तो मूर्छनाओं की रचना टोटल बोले तो टोटल 21 है, लेकिन ये जवाब नहीं देना है। प्रत्येक ग्राम से 7 ही मूर्छना बनता है, ठीक है। और टोटल मूर्छना कितने, जैसे कि मैंने बताया टोटल 21 होता है। टोटल यानी सारे ग्राम को मिला दे तो कुल 21 मूर्छना, ठीक है। 22 श्रुति, 12 स्वर, तो ये सब चीज़ याद रखना है। आगे देखिए, 22 श्रुतियों को सिद्ध करने के लिए भरत ने कौन सी प्रक्रिया अपनाई? तो ये भरत के द्वारा सरना प्रक्रिया जो अपनाई गई, उसी में 22 श्रुतियों को सिद्ध किया गया है। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है कि क्या पूछा जा रहा है, राग दरबारी कांढ़ा का गायन समय बताइए। तो राग दरबारी कांढ़ा का गायन समय जो हो जाता है वो रात्रि का दूसरा पहर इसका गायन समय माना जाता है, ठीक है, राग दरबारी कांढ़ा का। अगला प्रश्न है, ठुमरी गायकी में किस ताल का प्रयोग किया जाता है? तो ठुमरी के लिए जो है प्रयोग होता है आपका दीपचंदी ताल का, और दीपचंदी ताल में कितने 14 मात्रा, ठीक है, 14 मात्रा दीपचंदी में होता है। और विभाग की बात कर ले तो दीपचंदी में 6 विभाग होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न है, वैदिक काल के सामगान में कितने स्वर का प्रयोग होता था? तो सामगान में अगर बात कर ले तो उसमें 3 स्वरों का प्रयोग होता था। कौन कौन सा? उदात, अनुदात और स्वरित, 3 स्वर के प्रयोग होता था उसमें। उदात यानी कि ऊंचा, अनुदात नीचा, स्वरित यानी कि बीच में, यानी कि बराबर। तो देखिए 70 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे 70, द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार किसने किया? तो द्वादश स्वर मूर्छना का आविष्कार मतंग ने किया। मतंग के बारे में मतंग का जो पुस्तक है बृहदेशी में बताया गया है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खां का घराना कौन सा है? देखिए अलाउद्दीन खां का घराना, ये जो है मैहर घराने के संस्थापक माने जाते हैं अलाउद्दीन खां, और ये मैहर घराने से ही संबंधित है। आगे प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है कि किस काल में राग रागनी वर्गीकरण प्रचलित था? तो राग रागनी की अगर बात करें तो ये आपके मध्यकाल में प्रचलित थे, राग रागनी वर्गीकरण। आगे देख लेते हैं, ध्रुपद की कितनी वाणियां प्रचलित है? तो ध्रुपद की 4 वाणियां प्रचलित है। ध्रुपद की कितनी वाणियां? 4 वाणियां, खंडार वाणी, गोबरहार वाणी, डागुर वाणी और नौहार वाणी, ठीक है। संबंध तो आपको सबसे बता ही चुके हैं कि किसका संबंध किस वाणी से है, सब तो आपको पता ही है। आगे देख लेते हैं 74, प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल के जो ध्रुपद गायक थे उन्हें कलावंत कहा जाता था, ठीक है। और सामगान करने वाले को उद्गाता कहा जाता था प्राचीन काल में, लेकिन यहाँ पे है ध्रुपद गायक, तो यहाँ पे कलावंत हो जाएगा। आगे देखें, सा स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? देखिए सा स्वर की जो है आपके वो आपको चतुष 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 चैप षडज मध्यम पंचमा, षडज मध्यम पंचमा, चतुष 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 यानी कि 4 4, तो सा की कितनी श्रुति हो गई? 4 श्रुति, ठीक है। सा मा पा की 4 4 श्रुति होती है। आगे प्रश्न है, धी पर जब सम होता है तो किस ताल का बोध होता है? तो धी पर जब सम आएगा तो वो हमारा 10 ताल का 10 मात्रा का झप ताल हो जाएगा, ठीक है। झप ताल के धी पर क्या होता है? सम होता है, सम का बोध होता है। आगे देखिए, जो स्वर सितार पर देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? तो जो स्वर सितार पर देर तक गूंजे वो क्या कहता है? उसे कहते हैं तरब, ठीक है। और सितार में तरब के तार भी लगे हुए होते हैं जिसके 11 होती है संख्या। कितने संख्या? 11। आगे देख लें, राग तोड़ी का गायन समय। देखिए राग तोड़ी की अगर गायन समय बात कर ले तो इसका गायन समय हो जाता है दिन का दूसरा पहर, ठीक है, दिन का दूसरा पहर। आगे देखते हैं कि जालंधर में कौन सा संगीत सम्मेलन आयोजित किया जाता है? तो जालंधर में आप लोग जानते हैं कि श्री हरिबल्लभ संगीत सम्मेलन जो है आपके कहाँ होता है आयोजित? बल्लभ संगीत सम्मेलन जालंधर में होता है। आगे देखिए, आगे है आपका तानसेन, जैसे कि ग्वालियर में होता है, वो सब याद कर लीजिएगा वो सब भी। ताल के निश्चित बोल को क्या कहा जाता है? तो ताल के जो निश्चित बोल होते हैं उसको ठेका कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ठेका कहा जाता है। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है हमारा। 81 क्या कह रहा है? किस काल में मेल राग वर्गीकरण प्रचलित था? तो मेल राग वर्गीकरण, तो ये भी आपके अगर बात करें तो ये आपके मध्यकाल में थे, ये भी, ठीक है, सारे मध्यकाल में थे। आगे देख लेते हैं, ध्रुपद के साथ किस वाद्य की संगति होती है? तो ध्रुपद के साथ वाद्य अगर होगा तो वो किसका? पखावज का संगति होगा। आगे देखिए, 22 श्रुतियों में से 12 मुख्य श्रुति को क्या कहते हैं? उसको स्वर कहा जाता है। 12 मुख्य श्रुति, इस श्रुति को स्वर कहते हैं, क्योंकि स्वर किससे बना है? श्रुति से ही तो स्वर बना है। नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। आगे है, क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहते हैं, ठीक है। 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है।
आगे देखिए अगला प्रश्न है, स्वर और श्रुति के निवास स्थान को क्या कहते हैं? यानी कि स्वर और श्रुति कहाँ रहते हैं? तो जो भैया जहाँ भी रहते हैं वो ग्राम में ही रहते हैं, अपना ग्राम होता है। ठीक है, हम लोग भी तो अपने ग्राम में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो वही जो है स्वर और श्रुति भी अपने ग्राम में रहते हैं। आगे देखिए, चमकना अथवा उभारना का संबंध किससे है? तो चमकना अथवा उभारना का जो ये मूर्छना जो है, इसका शाब्दिक अर्थ वही होता है, चमकना अथवा उभारना। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, हम लोग देख लेते हैं, राग किससे बनते हैं? तो राग किससे बनते हैं? राग आपके बने तो किससे? स्वरों से। ठीक है, राग स्वरों से बनते हैं। आगे देखिए, 12 स्वरों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों को क्या कहते हैं? तो 12 स्वरों में से 7 जो आपका है क्रमानुसार मुख्य स्वर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं थाट। उसको क्या कहते हैं? थाट। लेकिन वहाँ क्या था कि 22 श्रुतियों से 12 मुख्य श्रुति को स्वर कहते थे, लेकिन यहाँ 12 में से 7 क्रमानुसार जो है, 12 यहाँ स्वर है, स्वर में से 7 क्रमानुसार स्वर को थाट कहते हैं। चलिए आगे देखिए, लोचन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताएं। देखिए लोचन जी कौन सा पुस्तक लिखे हैं? तो भैया ये लिखे हैं राग तरंगिणी। ठीक है, राग तरंगिणी के लेखक लोचन है, याद रखिएगा, जवाब हमारा लोचन। ये अब देखिए राग तरंगिणी, यहाँ पे आप राज तरंगिणी देख रहे होंगे, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये कल्हण के द्वारा लिखा गया है, राज तरंगिणी कल्हण के द्वारा। और राग विबोध जो है आपका, ये इसमें कंफ्यूजन था आप लोगों का, राग विबोध जो है वो किसके द्वारा? राग विबोध सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ। और राग तत्व विबोध ये श्रीनिवास, ये श्रीनिवास। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को याद रखना। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, राग प्रवेश किन के द्वारा लिखा गया है? राग प्रवेश के लेखक जो हैं वो कौन है? वो आपके पलुस्कर जी हैं, राग प्रवेश पलुस्कर जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19 प्रश्न कर चुके हैं, अब बढ़ते हैं 91 की तरफ। टोटल हम लोग को यहाँ 120 प्रश्न करना है। दोस्तों मज़ा आ रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए उन सब बच्चों के पास जिनके पास सेशन नहीं पहुँच रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न है हमारा, क्या है? वेंकटमुखी ने किस पद्धति की रचना की? तो वेंकटमुखी की अगर बात करें तो इन्होंने मेल पद्धति की रचना की है। ठीक है, वेंकटमुखी ने कितने मेल माने हैं? 72 मेल माने हैं। और वेंकटमुखी की जो पुस्तक है वो कौन सी है? चतुर्दंडी प्रकाशिका है। चलिए आगे क्या है प्रश्न? 92 नंबर का प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल कितने थाट प्रचलन में है? तो थाटों की अगर बात करें तो 10 थाट प्रचलन में है। कौन कौन से हैं आप लोग तो जानते ही हैं, भैरव, भैरवी, असावरी, यमन, बिलावल, मारवा, तोड़ी, पूर्वी, काफी, खमाज, तो ये सब तो आपको पता ही है। आगे देख लीजिए क्या है, भातखंडे जी के अनुसार। देखिए प्रश्न यहाँ पे आप लोग फिर से देखिए, उसको भी और इसको भी देखिए, यहाँ पे क्या है, प्रश्न कैसे घूमता है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कुल कितने थाट हैं? तो हमने जवाब दिया 10, बिल्कुल है सही जवाब इसका। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या लगा दिया है, भातखंडे जी के अनुसार हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में कितने थाट है? तो भैया ये भातखंडे जी के अनुसार ही 10 है हिंदुस्तानी में। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं, कौन सा स्वर किसी राग में विवादित नहीं होता है? तो विवादी नहीं होता है वो कौन सा स्वर होता है? आपका षड्ज जो है वो किसी भी राग में कभी आपका विवादी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, ताल के कितने अंग माने गए हैं? ताल के अगर हम अंगों की बात करें तो ताल के 6 अंग माने गए हैं। ताल के 6 अंग कौन कौन सा? जैसा कि जानते हैं, अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, प्लुत और काकपद, ये सब आपके क्या हैं? ताल के अंग हैं। अनुद्रुत का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, अनुद्रुत, द्रुत को कैसे लिखते हैं? द्रुत को 0 इस तरह से, द्रुत, लघु ये आपका हो जाएगा क्या? गुरु, ये आपका हो जाएगा प्लुत का चिन्ह, ये हो गया अनुद्रुत, द्रुत, लघु, गुरु, ये हो गया आपका प्लुत, और ये हो जाता है काकपद। ये आपका चिन्ह बता रहे हैं, ये चिन्ह ऐसा होता है। ठीक है, ये चिन्ह। अगर मात्राओं की बात कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा, ये उसका 2 हो जाएगा, इसका 4 हो जाता है, इसका 8 हो जाता है, ये आपके 12 हो जाते हैं प्लुत के, और काकपद के 16 हो जाते हैं। ठीक है, अनुद्रुत 1, और ये द्रुत 2, 2 मात्रा, और ये आपका लघु जो हो जाता है वो 4 मात्रा, और ये आपका गुरु क्या हो जाता है? 8 मात्रा, प्लुत 12 मात्रा, और काकपद 16 मात्रा। तो मात्रा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वैसे ताल के कितने अंग? 6 अंग। कौन कौन से देख लिए। 96, कौन सा स्वर तीव्र भी होता है? तीव्र जो है आपका, कौन सा स्वर तीव्र होता है? मध्यदर्शक स्वर जो होता है वही तीव्र होता है। मध्यदर्शक स्वर कौन है? म है, तो म भैया तीव्र होता है, और कोई तीव्र नहीं होता है। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, विनायक राव पटवर्धन किसके शिष्य थे, यानी कि इनके गुरु का नाम बताना है। तो इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, विनायक राव पटवर्धन, जो ओमकार नाथ ठाकुर के गुरु थे वही इनके भी गुरु हैं, विनायक राव पटवर्धन। तो जवाब इसका हो जाएगा पलूस्कर। ठीक है, इनके गुरु कौन थे, पलूस्कर जी। किसके शिष्य थे, तो पलूस्कर के शिष्य थे। आगे देखिए अगला प्रश्न 98, इनमें से किस राग में वक्र स्वर लगते हैं। तो वक्र स्वर की अगर हम बात कर लें तो वो किस में लगेंगे, आपके तिलक कामोद हो गया, तिलक कामोद में वक्र स्वर लगते हैं। अगला प्रश्न है, चार ताल में कितनी ताली होती है। देखिए चार ताल में अगर हम ताली की बात कर लें तो कितना, 15, यानी 1, 5, 9 और 11। ये 1, 2, 3, 4, चार ताली हो गए, पहली मात्रा पे, पांचवी मात्रा पे, 9वीं मात्रा पे और 11वीं मात्रा पे। ये आपके किस में हो गए, चार ताल में कितनी ताली, तो चार ताल में 4 ताली। ठीक है, चार ताल में 4 ताली आपके हो गए। आगे देख लीजिए, हारमोनी किस पर आधारित होता है। तो हारमोनी का आधारित जो होता है वो किस पे, हारमोनी कॉर्ड पे आधारित होता है। याद रखिएगा, हारमोनी किस पे, कॉर्ड पे आधारित होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, अगला प्रश्न है, मध्य सप्तक में ध्वनि का स्थान क्या है। तो मध्य की बात हो रही है, यानी कि बीच में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बीच में क्या है, तो बीच में कंठ है। मध्य सप्तक में ध्वनि का स्थान कंठ। मंद्र यानी कि नीचे जाएंगे तो नीचे क्या है, कंठ से नीचे छाती, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, मंद्र सप्तक में ध्वनि का स्थान छाती। और ऊपर अगर जाएंगे तार सप्तक में ध्वनि का स्थान तो आपका जो मध्य तो है कंठ है, मध्य कंठ है, कंठ के ऊपर क्या होता है, तालु। ठीक है, तालु। तो ये होता है आपके स्थान। तो यहाँ पे मध्य का क्या हो जाएगा, कंठ। आगे देखिए, ख्याल गायन के साथ किस ताल का प्रयोग किया जाता है। तो भैया जो ख्याल जो गायन होते हैं ना उसमें किस ताल का, तो उसमें आपका प्रयोग हो जाता है ख्याल के साथ एक ताल का प्रयोग होता है। ठीक है, एक ताल, और एक ताल में मात्रा तो जानते ही, एक ताल में 12 मात्रा, 6 विभाग, ये सब तो पता है। आगे देख लेते हैं, वैदिक काल में स्वर को क्या संज्ञा दी गई थी। तो वैदिक काल में स्वर को क्या कहा जाता था, वैदिक काल में स्वर को यम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, प्रबंध के कितने धातु हैं। तो प्रबंध के अगर हम धातु की बात करें तो प्रबंध के 4 धातु, प्रबंध के दोस्तों 4 धातु, 4 ही है ना या 5 है, ये मुझे कमेंट कीजिए आप लोग। वैसे तो 4 पता है आपको, 5 जो है बहुत कम ही देखने को मिलता है कहीं कहीं, लेकिन 5 रहता भी है। लेकिन 4 मैं बता दूं, 4 कौन कौन से होते हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग। ठीक है, लेकिन दोस्तों कहीं पे आपको अंतरा भी जोड़ा हुआ इसमें मिल जाएगा पढ़ने को, लेकिन हम लोग तो वैसे 4 ही पढ़ते हैं, उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, 4। आगे देखते हैं, षडज और पंचम में कितनी श्रुतियों का अंतर है। तो सा और प, सा और प, यानी षडज और पंचम में अगर श्रुतियों के अंतर की हम बात करें तो इसमें 13 श्रुतियों का अंतर होता है, 13 श्रुतियों का अंतर होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 106 नंबर का, मंद्र सप्तक के ध्वनि का स्थान बताएं। दोस्तों आज पढ़ाने में इतना मैं लीन हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब शतक हो गया, कब 100 नंबर पे पहुंच गया, कुछ ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है, वरना हम शतक तो जरूर बोलते। ठीक है, चलिए देखिए, एक चीज़ है, लेकिन मज़ा तो आ रहा होगा दोस्तों आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी मज़ा आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है कितना मज़ा आ रहा है बताने में। तो इसलिए क्योंकि बस ये आपके मोटिवेशन का ही कमाल है दोस्तों, इसलिए आप लोग मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके, वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, जैसे भी दोस्तों आप लोग ये सब करते रहिए हमारे लिए, क्योंकि बस यही उम्मीद होती है आपसे। तो बताया ना अभी। चलिए, मंद्र सप्तक में ध्वनि का स्थान, देखिए मैंने क्या बताया, मंद्र यानी कि कंठ से नीचे, तो कंठ से नीचे क्या होता है, तो भैया छाती होता है कंठ से नीचे। ठीक है, तो कहाँ हो जाएगा, मंद्र सप्तक में ध्वनि का स्थान छाती। अगर यहाँ पे तार लगा दे, ठीक है, तार लगा दे मंद्र के जगह की, तार सप्तक में ध्वनि का स्थान, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तालु। ठीक है, आगे देखते हैं, ख्याल कितने प्रकार के होते हैं। तो ख्याल जो है वो कितने प्रकार के, ख्याल 2 प्रकार के, छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल। ठीक है, छोटा ख्याल का आविष्कारक अमीर खुसरो, बड़ा ख्याल का आविष्कारक सुल्तान हुसैन सरकी। आगे देखते हैं, रागों की कुल कितनी जातियां हैं। कुल जातियों की अगर हम बात करें तो कुल जातियां 9 हैं। रागों की कुल कितनी जातियां हैं, तो 9 जातियां होती है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़े, 109 नंबर का, कि गायन संगीत के कितने मुख्य प्रकार हैं। तो गायन संगीत के अगर प्रकार की हम बात कर लें तो 2 मुख्य प्रकार होते हैं। ठीक है, गायन संगीत के 2, कौन कौन से, एक शास्त्रीय संगीत और दूसरा भाव संगीत। एक होता है आपका शास्त्रीय और दूसरा होता है भाव संगीत। ठीक है, एक शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत, यही 2 प्रकार है। अगला प्रश्न है, टॉनिक कॉर्ड किसे कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इससे पिछला सेट में जो हम ये प्रश्न को शामिल किए थे वहाँ पे थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए वहाँ पे क्लियर करने के लिए यहाँ पे ये सेट
में मैं इस प्रश्न को शामिल किया हूँ। टॉनिक कोड किसे कहा जाता है? तो देखिए टॉनिक कोड जो है वो आपका जो क्या है, सा ग प ही है टॉनिक कोड, ठीक है, याद रखना है। प नी रे जो है कल थोड़ा सा क्या हुआ था कि माइंड से थोड़ा सा निकल गया था, इसके लिए प नी रे, वैसे मैं आप लोगों को देखने के लिए भी कहा था, कंफर्म नहीं था, तो ये कंफर्म है, सा ग प ही होता है, ठीक है, टॉनिक कोड सा ग प। आगे देख लेते हैं, उस्ताद आमिर खां किस ताल का प्रयोग करते थे? तो आमिर खां जो है प्रायः प्रश्न ऐसे इसका पूछा जाता है कि उस्ताद आमिर खां प्रायः किस ताल का प्रयोग करते थे, क्योंकि और भी तो तालों का प्रयोग करते होंगे ना, लेकिन प्रायः एक ताल का प्रयोग करते थे, ठीक है। उस्ताद आमिर खां प्रायः एक ताल का प्रयोग करते थे। आमिर खां की अगर हम बात करें तो ये इंदौर घराने के संस्थापक थे और इनका घराना क्या था? इंदौर था, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है कि गुडेचा बंधु किस गायन से संबंधित हैं? तो गुडेचा बंधु की बात करें तो ये ध्रुपद आपके ध्रुपद गायन से संबंधित है। ध्रुपद गायन ठुमरी, गिरजा देवी, सविता देवी, सिद्धेश्वरी शर्मा, तो ये सब क्या है? ठुमरी गायिका है, ठुमरी से संबंधित है। आगे देखिए, बैजू बावरा के गुरु का नाम क्या है? तो बैजू बावरा के गुरु का नाम बोले तो आपके जो तानसेन के जो गुरु हैं वही कौन? स्वामी हरिदास, ठीक है, स्वामी हरिदास बैजू बावरा के भी गुरु हैं। आगे देखिए, किसी टुकड़े को 3 बार बजाना, देखिए किसी टुकड़े को हम 3 बार अगर बजाएंगे तो 3 बार बजाएंगे तो क्या हो गया? 3 बार बजाएंगे तो उसको बोलते हैं तिहाई, ठीक है। तिहाई 2 प्रकार के होते हैं, तिहाई 2 प्रकार के, एक होता है आपका दमदार तिहाई और एक होता है आपका बेदमदार तिहाई, तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, रेला किस लय में बजाया जाता है? तो रेला जो है किस लय में? तो लय जो इसका होता है तो चौगुन या अठगुन इसका लय होता है, ये चौगुन या अठगुन में बजाया जाता है, कौन? रेला। और ये क्या होता है? तबले पर स्वतंत्र वादन होता है। रेला क्या होता है? तबले पर स्वतंत्र वादन। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि तबले पर स्वतंत्र वादन में क्या बजाया जाता है? तो भैया रेला ही बजाया जाता है, रेला। आगे देखिए, तानपुरे का प्रथम तथा अंतिम तार पीतल का है, तो यह किसका तानपुरा है? तो प्रथम और अंतिम तार जो होता है वो पुरुषों के तानपुरे में क्या होता है? पुरुष के तानपुरे में प्रथम तार और अंतिम तार जो होता है आपका पीतल का होता है, और महिलाओं के तानपुरे में अंत वाला जो तार होता है केवल वो पीतल का होता है, लास्ट वाला वो महिला का होता है। आगे देखिए, अगला क्या है? भरत काल की अवधि कितनी मानी जाती है? तो भरत काल की अवधि जो है आपके 1 से 800 ईस्वी तक का माना जाता है। काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक हो गया आपका प्राचीन काल, एक हो गया आपका मध्यकाल और एक हो जाता है आपका आधुनिक काल, जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है। तो अगर हम बात करें प्राचीन की, तो प्राचीन काल की अवधि जो है आपके जो यही है 1 से लेके 800 ईस्वी तक, और 800 ईस्वी से लेकर 1800 ईस्वी तक मध्य में आ जाता है, और 1800 ईस्वी के बाद से यानी कि अभी तक आधुनिक में है, आधुनिक, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आधुनिक तो अभी चल रहा है, लेकिन इससे पहले जो मध्य था, मध्य को 2 भागों में बांटा गया था, एक पूर्व मध्यकाल और एक कौन सा? उत्तर मध्यकाल। तो पूर्व मध्यकाल की अगर हम बात कर ले तो वो था आपका 800 से लेकर 1300 ईस्वी तक, यानी 500 ईस्वी का बांटा गया था, 1300 और 1300 से 1800 उत्तर मध्यकाल, ठीक है, इस तरह से। आगे देखिए, अहमद जान थिरकवा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो अहमद जान थिरकवा क्या करते थे? तबला बजाते थे और थिरकते थे, तो इस तरह से याद रख लीजिएगा। अहमद जान थिरकवा जो है तबला बजाते थे और थिरकते थे, तो तबला से संबंधित है उनका। आगे देख लीजिए, प्रश्न है अगला क्या है? पाश्चात्य संगीत स्वर लिपि में कौन सी पद्धति अधिक प्रचलित है? तो पाश्चात्य संगीत की बात हो रही है या वेस्टर्न म्यूजिक की, तो वेस्टर्न म्यूजिक में जो है आपके स्वर लिपि जो प्रचलित है वो आपके कहे जाते हैं अष्टाफ, ठीक है, अष्टाफ स्वर लिपि पद्धति। अब देखिए आगे जो प्रश्न है हमारा, संगीत दर्पण यानी कि 120 यानी 120, लास्ट प्रश्न, ठीक है। लास्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 120 नंबर का, क्या कह रहा है? संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक कौन है? तो संगीत दर्पण मासिक पत्रिका के लेखक जो आपके हैं वो हैं द फॉर दर्पण और द फॉर दामोदर, ठीक है। तो ये आपके थे 120 प्रश्न, जो कि बहुत ही आसानी से आराम से स्लो मोशन में हम लोगों ने 120 के साथ हम लोग मल्टीप्लाई इसको 2 से तो ज़रूर करना चाहिए ना, क्योंकि इसमें हम लोग कम से कम 240 प्रश्न जो है रिवीजन कर लिए होंगे, इससे ज़्यादा भी, इससे कम बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए भी मुझे, जैसा कि ये फीडबैक मैं हर सेशन में लेता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आप लोग लिखेंगे तो मुझे बताइए आप लोगों को कि यह सेशन कैसा लगा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है।